वी आर स्टार्टिंग विथ एक्सट्रैक्शंस का एक बार रिविजन टाइप। सबसे पहले हमारा अर्थ के क्रस्ट में नेचुरल रिसोर्सेज हमें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। ये सी वाटर में अवेलेबल होते हैं, सॉल्ट जो अलग अलग सॉल्ट से वैसे हो जाते हैं। मिनरल्स का डेफिनेशन दिया हुआ है। मिनरल्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। देखो अभी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का डिफरेंस आपको समझता है। एलिमेंट मतलब सिर्फ सोडियम मान लो, कंपाउंड मतलब सोडियम क्लोराइड है NaCl, दो अलग अलग एलिमेंट से मिलने के बाद का। तो वही बोल रहा है एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो नेचुरली अकर कर रहे हैं अर्थ के क्रस्ट पे, ठीक है, अपने को बनाने नहीं पड़ रहे, नेचुरली हमें मिल जा रहे हैं। और मतलब क्या? जहाँ पे खूब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल हो कि हम उसे जब एक्सट्रैक्ट करें तो हमें कुछ बेनिफिट हो जाए। जिसका सिंपल सा एग्जांपल, मुझे पता चला मेरे घर के नीचे पेट्रोल है, मैं बहुत खुश हो गया, मैंने खोदा 1 लीटर निकला, तो उसे और नहीं बोलूँगा। खोदने के करोड़ों रुपए लेकर निकला 200 रुपये, उसका मतलब नहीं है। तो और पे हाई परसेंटेज में अवेलेबल हो, एक्सट्रैक्शन का प्रॉफिटेबल हो सके, ठीक है। अब ये एक बार का चार्ट जो है वो अभी का एक बार रुक जाओ, देखते हैं। बहुत सारे जो ओर्स हमें जो अवेलेबल होने वाले हैं, या मिनरल्स मान लो जो अवेलेबल होने वाले हैं, बेटा ये प्योर फॉर्मेट में नहीं मिलने वाले हैं हमें, वो कुछ ना कुछ रिएक्टेड फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। क्यों रिएक्टिव होते होंगे इसके लिए? मेजरली वो ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड के फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। ऐसा क्यों? ऑक्सीजन खुद बहुत रिएक्टिव है और अबंडेंटली अवेलेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन सिर्फ इंडिया में है और यूएस में नहीं है, यूएस में नहीं है इसलिए वहाँ के ओर्स में ऑक्साइड्स नहीं रहेगा, वैसा नहीं। ऑक्सीजन एकदम बहुत ज़्यादा अबंडेंटली फैला हुआ है, रिएक्टिव भी है। अब इन लोगों के इसमें ये तो हो ही गया, साथ में कई सारे जो ओर्स वगैरह रहते थे, पेट्रोल जो है, पेट्रोल ऐसा तो नहीं वहाँ से अपने बाल्टी डाल के निकाला, अपने गाड़ी में डाला, गाड़ी शुरू कर सकते, नहीं, उसमें बहुत सारे सैंड वगैरह इंप्योरिटीज रहती है, सोल्यूबल या इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज रहती है उसके अंदर। ये इंप्योरिटीज बोल रहा हूँ, रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बनाया वो बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। उसमें इंप्योरिटीज रहती है, तो जो इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज रहती है वगैरह वो तो हम लोग निकालना जानते हैं और फिल्टर विल्टर कर लेंगे। जो सोल्यूबल रहती है उसके लिए अलग तरीके रहते हैं, बट वो चीज़ पर अभी पर स्ट्रेस नहीं उठाते। बट इन इंप्योरिटीज को क्या बोला जाता है? गैंग, GANGUE। गैंग को GANG मत रख देना, ठीक है ना। तो लकी तुमको वन वर्ड आंसर्स है नहीं, तुमको MCQ में इसमें टिक मारने वाले हैं, बच जाओगे। और ये इन लोगों को जब हम सेपरेट करते हैं, जो भी मेथड से करते हैं देख लेंगे, ठीक है ना, उस चीज़ को बोला जाता है क्या? एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। अपन क्या यूज़ करते हैं? तो डिफरेंस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करके ही एनरिचमेंट यानी क्या साफ सफाई करते हैं। यहाँ तक है, ठीक है। अभी देखो वैसे ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए, आप लोगों ने एक बार याद कर लिया है, गो थ्रू करते ये चार्ट देखोगे आपको नियरली हर चीज़ समझ में आ जाएगी। बट पहले अपन लोग इसको समझते हैं, ये नीचे वाले को। देखो अपन लोगों ने ना मेटल्स को उनका कितना एक्टिविटी है, रिएक्टिविटी एक्टिविटी कितना है ना, कितना रिएक्ट करेगा, जो रिएक्टिविटी जैसा ये समझ लो, उसके 3 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है लो इनएक्टिविटी। बेटा जो लो रिएक्टिव मेटल्स रहते हैं ये वैसे तो अनरिएक्टिव रहते हैं बहुत ज़्यादा, अगर ये खुद अनरिएक्टिव है तो बहुत चांसेस है हमें कि वो नियरली प्योर फॉर्मेट में मिल जाए। हाँ उसमें गैंग रहने वाला है, वो मिट्टी रहती, गिट्टी पिट्टी पुट्टी सब रहने वाली है। मैं बोल रहा हूँ कि क्या वो कोई गैस वैस के आ जाए कोई और सॉलिड के साथ में या कोई और केमिकल का रिएक्ट करके मिला हुआ रहेगा, उसकी बात करो अभी मैं, ठीक है ना। तो जो लो रिएक्टिव रहता है ना वो मेजरली हम लोगों को फ्री स्टेट में मिल सकते हैं, बट उसके सिवाय वो कई बार हम लोगों को ऑक्साइड स्टेट में मिल जाते हैं, ठीक है। हमको कोई और चीज़ें मिले रहे तो हमारा वैसे एम सबसे पहले रहता है उसे ऑक्साइड में लाना। क्यों ऑक्साइड में लाने की कोशिश करते हैं? तो उससे हम लोग को मेटल को सेपरेट करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो अभी के लिए अपन लोग सिंपल ऑक्साइड से हीटिंग से वाला समझते हैं। हम लोग 2 एग्जांपल देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन सिनेबार देख रहे हैं। दिस वर्ड इन इटसेल्फ सिनेबार इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो क्यों बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए सिनेबार का मतलब क्या होता है? HGS। एस का मतलब क्या है वैसे यहाँ पे? बोल क्या वाली जम के बोल ड, हाँ SULPHIDE है, SULFIDE। सल्फाइट या सल्फेट नहीं है, ये मर्क्यूरी सल्फाइड होता है। HGS ने मर्क्यूरी होता है, वो नियरली सबको पता होता है सपोज। ये सल्फाइड वगैरह जो था ना अपन ने वो वैसे 9th में देखा था, जो नई जैसा याद होगा, बट ठीक है कोई बात नहीं। ये हो गया HGS, उसको बोलते हैं सिनेबार, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है सिनेबार का एक्सट्रैक्शन एक्सप्लेन करो, बच्चों को पता नहीं सिनेबार क्या है तो 0 हो गया अपने लिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले सिंपल ऑक्सीजन लाया मैंने, वो सल्फर में था यार, मैंने अब भी बात कर लिया काय में लाना है मुझे, ऑक्सीजन में लाना है। तो देखो बेसिकली हो क्या सकता है ना, जब मुझे मर्क्यूरी निकालने की इच्छा है तो या तो मर्क्यूरी के फॉर्मेट में हो, बधाई हो लॉटरी लग गई, अपने को कुछ करना नहीं पड़ा, या फिर HgO के फॉर्मेट में हो, या फिर HgS। देखो जो Hg के फॉर्मेट का है उसका तो कोई इशू नहीं है, जो HgS के फॉर्मेट का है यानी सिनेबार के फॉर्मेट का, उसको पहले इसमें लाना पड़ेगा सो दैट वो ऑक्साइड फॉर्मेट में आ जाए और फिर मैं Hg
उसमें तो एक्सट्रैक्ट ईजिली कर पाऊँ। तो यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए मुझे ऑक्सीजन चाहिए ये सर। तो इसको पहले मैंने क्या किया है, HgS को ऑक्सीजन का रिएक्ट किया तो HgO प्लस SO2 बन गया है। बेटा इसकी बैलेंस रिएक्शन वगैरह आपको नहीं आती है, बैलेंसिंग रटना नहीं बैलेंस को। अब जैसे HgO बन गया, वो यहाँ वाला हो या यहाँ वाला हो, सिंपल उसे प्लेन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो मुझे Hg प्लस O2 मिलेगा। Hg मतलब क्या है, मर्क्यूरी का एक फैक्ट अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या पड़ा हुआ है स्टार्टिंग में, इट इज़ अ लिक्विड मेटल, ठीक है ना, तो इसलिए उसने यहाँ पे लिक्विड लिखा हुआ है। नेक्स्ट अपन लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। अब देखो अगेन कॉपर भी हो सकता है हमारे Cu हो फॉर्मेट, या Cu2O हो, या Cu2S के फॉर्मेट में हो, ठीक है ना। अब देखो ये अगर है तो बढ़िया, ये भी है तो हम लोग उसको कॉपर के इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, बट पहले ये है तो हमको इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो Cu2S प्लस O2 विल गिव यू Cu2O प्लस SO2। अब देखो एक चीज़ समझो, कॉपर की वेरिएबल वैलेंसी यूज़ हो रही है, याद है आप लोगों को, कॉपर की दो वैलेंसीज थी 1 एंड 2, एक को बोलते थे क्यूब प्लस, एक को बोलते थे क्यूब प्रिक, अस यानी कम वाली, तो यहाँ पे अस वाली चल रही है, तो ये क्यूप्रस सल्फाइड है, ठीक है, यहाँ तक है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सट्रैक्शन करने में कॉपर की वैलेंसी क्या यूज़ करते रहते अपन लोग, 1। तो देखो इसे दो नाटक चलने वाले, पहला नाटक क्या देखा, कॉपर की वैलेंसी कितनी चलने वाली है हमारी 1। अब दूसरा नाटक देखो, ये कितना क्यूटली बोला, मेरे को हीट करो मैं अलग हो जाऊँगा, इसका ऐसा नहीं है, सॉरी हाँ इसका ऐसा नहीं है। उधर Cu2O को अकेले हीट करोगे तो Cu नहीं बनूंगा मैं, तो Cu2S है वो चाहिए है मुझे। तो देखो दो नाटक याद रखना, पहला क्या है, कॉपर की वैलेंसी कितनी चलने वाली यहाँ पे 1, वेरिएबल वैलेंसी में 1 चलने, दूसरी का नाटक है उसका अकेले नहीं, Cu2S भी चाहिए, तो उससे रिएक्शन क्या हो जाएगी मेरी, Cu2O प्लस Cu2S बल्कि मैं फिर Cu प्लस SO2 देगा। जस्ट मेरे एक ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन है, बताओ इस कॉपर की वैलेंसी कितनी है, 1 या 2? हाँ ये ऐसा नहीं है कुछ भी, ये कॉपर फिर जिस इसमें रिएक्ट करना चाहेगा तो उसको 1 रहना है या 2 रहना है वो चल जाएगा। तुम इसको ना आइसोटोप जैसा मत सोचो, यहाँ से आया है इसका मास अगर 37 था तो 37 वाला ही रह जाएगा, या वो वहाँ से आए तो 35 आया तो 35 ही रहेगा, नहीं, ये बेटा बैलेंसी है। वेरिएबल बैलेंसी का मतलब ये होता है उसको जब जैसे रिएक्ट करना है, जिस कंडीशन में वो बेटर बना पा रहा है वो वैसे रिएक्ट कर जाएगा। दो दे वोंट बी आस्किंग यू इसकी बैलेंसी बता दो, तब मैं तो जस्ट तुम लोगों को अगर आगे कभी साइंस लेने का पाप किए तो उसके लिए पहले समझा रहा हूँ। यहाँ तक है ठीक है, तेरे को समझ में आ रहा है कुछ क्या होता है लाइफ में, पक्का यहाँ तक है ठीक है। हाँ माँ हाँ, कॉपर ब्रैकेट में 2, कॉपर ब्रैकेट में 1 और सल्फाइड या क्यूप्रस सल्फाइड, तो उसमें ब्रैकेट में जो रोमन में लिखते हो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखो हम लोगों ने लो इन रिएक्टिव तो देख लिया, अब मिड इन रिएक्टिव का देख रहे हैं बेटा। अब मिड इन रिएक्टिव में भी ना मेजरली हो सकता है, प्योर तो मिलने सारा ये रिएक्टिव होना शुरू हो जाएगा, तो या तो वापस इसमें सल्फाइड्स, सल्फाइट नहीं या सल्फेट नहीं, सल्फाइड में मिल जाएगा हमें कोई भी एक्स जो है हमारा, या फिर अपने कार्बोनेट से मिल जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है 2O 3O जो 2O वगैरह वो नहीं पता मुझे। अब सुनो, हो सकता है ये ऑक्साइड में भी हो हमारा, बट एम हमेशा क्या है, पहले ऑक्साइड में लाना, ठीक है। अब देखो ये इसको ऑक्साइड में लाने के लिए इतना स्ट्रेस नहीं है, क्यों, खुद के अंदर एक ऑक्सीजन पहले से था, तो बचाओ कार्बन और एक्स्ट्रा के ऑक्सीजन निकालना है मुझे, तो इसको विदाउट ऑक्सीजन दिए भी बर्न करूंगा या हीट करूँगा चल जाएगा। बट भाई इसको अगर ऑक्साइड में लाना है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही हीट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हीट कर रहा हूँ तो उसे बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते थे, रोस्टिंग। और या तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या फिर नो ऑक्सीजन में अगर मैं हीट कर रहा हूँ तो उसे बोलते हैं कैल्सिनेशन। सिंपल तरीका है कैंसिल, ऑक्सीजन को कैंसिल करते हैं कैल्सिनेशन, याद रखने के लिए, ठीक है ना। कई बार रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए है। तभी पहले ये देख लो, हम लोग ऑब्वियसली सल्फाइड्स जब रहेंगे उसमें करेंगे रोस्टिंग, इसके अंदर करेंगे हम लोग कैल्सिनेशन, ठीक है। रोस्टिंग का देखो जैसे कि जिंक का ही देख लेते हैं, ZnS था, उसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किया सफिशिएंट ऑक्सीजन में, तो Zn प्लस SO2 नहीं बन जाएगा, ZnO बनेगा भाई लोग, पहले ऑक्साइड बनने वाला है। और ये अगर कार्बोनेट है मेरा तो इसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या फिर नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट करूंगा मैं अगर, हाँ बोल सकती है। मैं तेरा वो फिगर आउट करने सोचा था क्या करा पता नहीं, बट तू ऐसा फालतू किसी रट पता था, क्योंकि तू 11th में
बहुत ही बढ़िया बेटा, तुम ZnO तक के पहुंच गए हो। अब देखो पिछली बार अपने मर्क्यूरी में क्या किया था, HgO आया था, हीट किया, Hg + O2 हो गया। यहाँ पे जैसे ही ZnO आया, इसको हीट कर दिया, Zn + O2 ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि बेटा जिंक का एफिनेशन एंड लव फॉर ऑक्सीजन इज सफिशिएंटली गुड कि अपन आग लगा के तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसे गुग्गू के साथ हुआ है, कई बार आग लगाने की कोशिश किया, टूटा क्या पार अपना? नहीं ना। तो गुग्गू है जिंक हमारा, ठीक है, तुम आग लगाओगे नहीं टूटेगा बेटा, उसके लिए नई लड़कियाँ नया वो लाना पड़ेगा हमको। ठीक है गुग्गू, तो अब देखो अब ZnO में एक नया मुझे एलिमेंट लाना पड़ेगा जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर पाए। ठीक है ना। अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाना है तो जिंक से तो ज़्यादा ही रिएक्टिव लाना पड़ेगा मुझे। तो ऐसा मैं जैसे कार्बन ले लिया है। ठीक है, ZnO + C, अगर आप रिएक्टिविटी C देखोगे तो Zn से ज़्यादा रिएक्टिव था C। एक संख्या अब उनको ना मैम वो सर क्लास में है, वो सपना की क्लास में गया हुआ शायद से, हाँ क्लास में बोला, हाँ। तो देखो ये ज़्यादा रिएक्टिव है C Zn से, तो इसलिए उसने डिस्प्लेस कर दिया है इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा क्या, Zn + CO। इट्स प्रीटी पॉसिबल कि आप कुछ और भी ले सकते थे जो ज़्यादा रिएक्टिव था, बट मेरा जो इतना अंडरस्टैंडिंग है विच माइट बी रॉन्ग, थोड़ा सस्ता है उसलिए शायद से लेते होगे वो लोग। या फिर अगर मान लो मैं मैग्नीशियम वगैरह लेके आऊँगा और करूँगा, यार वैसे ही मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट करने के इतने पैसे यूज़ कर रहा था मैं, अब वो प्योर में उसको लेके आके वापस से मैं उसको ऑक्साइड में डालूँ, पगला थोड़ी हूँ मैं, इसलिए शायद से यूज़ करते होगे, बट अपने को पूछेगा नहीं वो। तो ये समझा है Zn + CO कैसे हो गया है, श्योर। तो हम लोगों ने अभी का एक पार्ट बचा है इसका छोटा सा, हम लोगों ने रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बीच का डिफरेंस अब समझ रहे हैं। हाँ हाँ चलो ठीक है, यहीं पे एक बात करना, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें ZnO जाके Zn में कन्वर्ट हो गया है, उसने ऑक्सीजन लूज किया है तो हुआ है रिड्यूस। अगर वो खुद रिड्यूस हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, ZnO, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी वो बन गया है। नहीं सुन, हाँ वैसा कुछ रिएक्शन साइड देखेंगे। हाँ अब कार्बन जाके CO बना है, मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो वो हो गया ऑक्सीडाइज, मतलब वो खुद क्या हो गया है, रिड्यूसिंग एजेंट हो चुका है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब देखो अपन लोग एक बार के रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बीच का पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। देखो रोस्टिंग क्या था, अपन लोग एक्सेस एयर में बर्न करते हैं, यहाँ पे लिमिटेड या नो एयर में कर रहे थे, ओ माँ ध्यान दो। ठीक है ना, ये देखो ये मेजरली सल्फाइड्स में करते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन था नहीं, ये मेजरली कार्बोनेट्स में करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन पहले से था। अब सल्फाइड्स में करते तो गैस SO2 रिलीज हो रही है, कैल्सिनेशन अपन काय में कर रहे थे, कार्बोनेट्स में करते तो CO2 रिलीज हो रही थी। समझे, ऑब्वियसली वो मेटल ऑक्साइड भी बन रहा था। एक एग्जाम्पल दिया, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिख के मत आ जाना। फेयर इनफ है यहाँ तक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब देखो हम लोगों को ना एक ये बता रहा हूँ मैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक और उसने रैंडम सा दिया हुआ है, MnO + Al विल गिव यू Mn + Al2O3 + हीट। इसमें ये Mn का स्टेट देखो क्या है, लिक्विड। सर हम लोगों ने मर्क्यूरी लिक्विड होता है वो पढ़ा हुआ है, सर Mn कैसे लिक्विड हो गया? अब सुनो, जो हम बोलते हैं ना मर्क्यूरी लिक्विड है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, Mn मतलब मैंगनीज, वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, बट ये जो हीट निकल रही है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो Mn को क्या कर देती है, मेल्ट। ठीक है ना, इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं थर्मिट या थर्माइट, मुझे नहीं पता है वो रिएक्शन, जहाँ पे एक मेटल ऑक्साइड को हम रिड्यूस कर रहे हैं मेटल में यूजिंग एल्यूमिनियम का पाउडर। ऐसे में बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, तो वो जो मेटल जो एक्सट्रैक्ट हुआ है वो मोल्टेड फॉर्मेट का होता है। सर मोल्टेड फॉर्मेट में तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, इतना क्यों स्ट्रेस दे रहे हैं? तो बेटा जैसे मैंने अभी रिसेंटली ना एक रैंडम सा वीडियो थर्माइट रिएक्शन का जैसे ढूंढ रहा था मैं, तो उसमें एक रेलवे का पटरी को जोड़ने का दिखाया हुआ था, बहुत बढ़िया वीडियो है। ठीक है, इंडियन वीडियो है, ऐसा नहीं उसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव नहीं है, मुझे ऐसे रैंडम वीडियो देखने का शौक है। तो उसके अंदर मैंने ये चीज़ देखा, वो सिंपल सा क्या करते हैं, जहाँ पे अपनी ये टूट जाती पटरी वटरी, ठीक है, तो पटरी टूटी हुई है तो आपका 2-3 ऑप्शन है। पहले तो ये ऑप्शन है, छोटा पार्ट टूटा हुआ है तो पूरी पूरी पटरी का जो लंबा सा रहेगा उसको चेंज करो, या फिर मन दो लोगों को मरे साले, अपने को क्या करना है, या ठीक करो रोकड़े, क्या इच्छा है तेरी, ठीक करने के फिर ठीक है। तो अब ठीक करने जाना है तो बेटा मेरे को आयरन को मेल्ट करना इज गोइंग टू बी अ ह्यूज टास्क।
आयरन को मेल्ट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर पे करना पड़ता है। अपने घरों में जब आग लगती है, टचवुड ना लगे बट लगती है, अपने आयरन का स्ट्रक्चर मेल्ट होकर निकल गया, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो जो आग लगी, इतनी भयंकर आग लगी तो भी आयरन नहीं मेल्ट हो जाता है, और कितनी आग लगाना पड़ेगा हमको आयरन मेल्ट करने के लिए? तो अपन उतना टेम्परेचर ईजिली अटेन नहीं कर पाते हैं हिमानी शिवानी। तो उसके लिए अपन लोग ये रिएक्शन करते हैं, Fe2O3 मेटल ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर, जब करते Fe + Al2O3 नहीं करते, वो हीट उतनी सफिशिएंट होती है कि आयरन अपने आप मोल्टेड फॉर्मेट में आता है। तो एक कंटेनर में कर रहा था, उसमें मेल्ट हो रहा है, वो एक गड्ढा है उसमें, मान लो वो गड्ढे में से मोल्टेड आयरन निकल रहा है, जहाँ पे मोल्टेड आयरन चाहिए वहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, वहाँ पे चले गया, अपने आप रूम टेम्परेचर जब आएगा वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। समझा चीज़ क्या हुई है? तो ये थर्माइट रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन एंड यूसेज था। साथ ही साथ में इसको आप लोग रेलवे ट्रैक्स में, ठीक है, कोई मशीन का भी पार्ट देखा जाए तो वैसे ही तो चीज़ हो गई है, कोई बड़ी सी मशीन जैसे कोई पार्ट का थोड़ा ब्रेकेज वगैरह आ रहा है तो वहाँ पे यूज़ कर लिया। तू कुछ बोली थी रोकड़े, कोई अच्छी बात है, ठीक है। ये हो गया अपन लोगों ने लो इन रिएक्टिविटी एंड मिड इन रिएक्टिविटी देख लिया। अब टॉप, अब बेटा देखो टॉप वालों का इशू ये है क्यों, तो इतने रिएक्टिव है कि प्योर स्टेट में मिलना ही नहीं है मुझे, और ना देखो अभी मिड वाले में क्या किया अपन लोगों ने, हायर रिएक्टिव से रिएक्ट करके अपने डिस्प्लेस करवा लिया कार्बन वार्बन से, बच्चों जैसी चीज़ों से। अब हाई रिएक्टिव है तो उससे और हायर कहाँ से लेके आऊँ मैं कि उससे डिस्प्लेस कर पाऊँ, तो वो चीज़ बचती नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ये याद करो, इलेक्ट्रोलिसिस जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, तब मैंने आपको यूज में बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तब अभी रट लो, आगे अपन देखेंगे कभी तो भी, तो वो देख रहे हैं अभी अपन लोग। अब इसके अंदर भी क्या करते हैं अपन लोग, जो रिडक्शन होता है तो जो मेटल जो है उसका अपन लोग या तो ऑक्साइड स्टेट या क्लोराइड स्टेट लेते हैं। उसमें भी मुझे देखना पड़ता है किसमें ऑक्साइड लूँ किसमें क्लोराइड लूँ। जो मेटल ऑक्साइड्स मन के आँख पकड़ लेते हैं उनका क्लोराइड लेते हैं, जैसे कौन याद है तुम लोगों को, सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम पोटाशियम का ऑक्साइड स्टेट में मोल्टन में लाया, गलती से ऑक्साइड लाया तो आँख पकड़ चुके हो, तो बचा हुआ अगर ऑक्साइड में ला लिया करने के लिए कोई मतलब ही नहीं, इसलिए वो क्लोराइड, बचे मेटल्स को मैं ऑक्साइड में ला लेता हूँ, ठीक है ना। अब इसका डायग्राम आप लोगों को नहीं दिया हुआ है बुक में, ये मैंने बनाया है, मैंने बनाया ने कहीं से और से उठाया है, ये सिर्फ समझने के पर्पस के लिए है। तुम अगर बोर्ड से बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना, बट सही बनाना। तुमने कुछ एक्स्ट्रा लिखा है बट सही लिखा है तो कोई इशू नहीं आता है, बट फालतू इंप्रेस करने के चक्कर में गलत करोगे तो मार्क्स जरूर कट जाएंगे, ठीक है। तो पहले कंसेप्ट समझो, होता क्या है इसके अंदर, एक एनोड है एक कैथोड है, सर्किट कंप्लीट किया हुआ है। अंदर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, जिस मेटल को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, उसका क्लोराइड या ऑक्साइड का मोल्टन फॉर्म है। सॉलिड फॉर्मेट में अगर नमक होता है NaCl को ऐसा डाल दिया, नमक को डाल दिया कंटेनर में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेगा, उसको मुझे मोल्टन फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। मैं एक्वस फॉर्मेट नहीं बोल रहा हूँ, मैं मोल्टन फॉर्मेट बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये मोल्टन फॉर्मेट में है यहाँ पे अपना, एक्वस यानी पानी के अंदर, तो मोल्टन मतलब लिक्विड स्टेट हो जाता है, वैसा है, ठीक है। हाँ, एसिड नहीं, वो फिर वाटर भी उसके अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये हो गया, मैं बिजली पास करूँगा तो बच्चा लोग देखो, NaCl, जैसे वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस होता था वैसे NaCl में भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा, तो वो Na और Cl में ब्रेक होगा, और वही 4 स्पीसीज में ब्रेक होगा, तो Na+ और Cl- में ब्रेक होगा वो, ठीक है। अब देखो ये Na+ और Cl- जो है, फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन, इसका जो एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन जो है Cl- है, तो वो जाके इसको मिल जाएगा, तो ये बाद में बन जाएगा Na। एक और Cl- होगा, एक और Na+ होगा, इसका वो माइनस जाके इसको मिल जाएगा, तो ये भी बन जाएगा Na। ये Cl- के जो दोनों इलेक्ट्रॉन जब लूज हो जाएंगे तो अपने एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे और Cl2 गैस फॉर्म कर लेंगे। समझो फिर से क्या हुआ, एक Na था, ठीक है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, एक और Na कहीं तो भी था, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, एक Cl- था, उसको इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा तो बहुत थी इसको कि भाई तू खुश हो जाए, बट वो खुद अनस्टेबल हो जाएगा, उसको एक और Cl- दिखा, उसकी भी बहुत इच्छा है किसी को दूँ, बट खुद दे देगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो इन दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। ये मोनो एटॉमिक थे, अकेले एग्जिस्ट कर पाते थे, तो एग्जिस्ट करना शुरू कर दिया, और इन दोनों ने अपना Cl2 बना लिया, तो ये Cl2 गैस बनना शुरू हो जाती है, और Na+ यहाँ पे ऐसा डिपोजिशन आना शुरू हो जाता है उसका। Cl2 एनोड क्या चले जाती है, Na कैथोड के पास डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। यू में से
ठीक है। तब ये देखो अभी तुम लोगों को ये मोल्टन क्लोराइड, ये NaMgCa का दिया हुआ है, के का भी वही रहेगा। मोल्टन ऑक्साइड तुम एल्यूमिनियम का यूज़ कर सकते हो। बढ़िया मज़ा है इसके अंदर, ठीक है। अपन ने लो मिड हाई सब देख लिया। अब सुनो, ये सब होने के बाद में भी प्रॉब्लम क्या आता है ना, कुछ कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती है। अपन लोग जब छन्नी से छानते हैं उसके बाद भी अपनी छन्नी कितनी छोटी रही, हो सकता है ना कुछ कुछ इम्प्योरिटी सब भी आ जाए, तो अपन एक और लेवल ऑफ छानना यानी एक और लेवल ऑफ क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। तो वो अपन लोग रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में सीख रहे हैं। हो सकता है जब मैं रिफाइन कर रहा था मेटल्स को तब कुछ मेरी मिट्टी जैसी चीज़ें जो होगी वो अभी भी आ गई है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोगों को तब रियलाइज़ नहीं पड़ा उसके बाद आ गई है, तो उसको रिफाइनिंग अभी हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करने वाले हैं। तो वो ऊपर के जो तीनों तरीकों से जो हमने एक्सट्रैक्शन किया है वो अभी भी इम्प्योर है, ये मान के चल रहे हैं अपन लोग। तो इम्प्योर वाले पार्ट को अपन एनोड में लगा लेते हैं, ठीक है। उसी का मान लो ये अभी के लिए क्या लिया है, कॉपर लिया है, कॉपर का कोई एक्सट्रैक्शन है अपने, कॉपर का एक्सट्रैक्शन कहाँ से किया था मैंने, फर्स्ट लो रिएक्टर वहाँ से किया हुआ है। जो प्योर कॉपर है बिल्कुल प्योर क्यूट वाला अपना, उसको अपन ने यहाँ पे कैथोड बना लिया है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होगी, वो हम लोगों ने क्या बनाया हुआ है, कॉपर का ही सॉल्ट ले रहा हूँ मैं, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ कॉपर। कोई और लोगे तो इशू आ जाएगा, कॉपर का खुद का सॉल्ट सोल्यूशन लिया। जब बिजली पास किया मैंने, ये इम्प्योर मेटल था, ये ब्रेक होना शुरू हुआ, ब्रेक हुआ तो इसके अंदर की इम्प्योरिटीज जो थी वो घुलना शुरू हो गई। कहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। जो सॉल्यूबल थी वो तो सॉल्यूबल रह गई, जो इनसॉल्यूबल थी वो नीचे गिरना शुरू हो गई। समझे थी आप लोगों को। तो ये एनोड के नीचे गिरती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एनोड मड। जो इम्प्योरिटी सॉल्यूबल थी वो इसके अंदर घुल चुकी है शक्कर में, पानी जैसा। बस पानी फेंक दूंगा, शक्कर भी गिर गया ना बाहर। देखो मेरे को मिट्टी और शक्कर को अलग अलग करना है। अगर मैंने पानी में मिलाया, पानी में घोला घोला घोला, मिट्टी घुली नहीं, शक्कर घुल गई, मेरे को मिट्टी चाहिए थी, कुछ बढ़िया हो गया, पानी को फेंक दिया पूरा बाहर मैंने, उसका शक्कर भी चले गई, मिट्टी जो रह गई मेरे को मिल गई। तो वही ये इम्प्योरिटी जो इसके अंदर घुली हुई थी, आखिरी में मैं मेरा इलेक्ट्रोलाइट जब फेंक दूंगा तो बस क्या है, उसकी इम्प्योरिटीज निकल गई। बट सर अब क्या, तो ऐसा नहीं है कि वो जो एनोड जो है उसमें तो इम्प्योरिटीज निकल गई, एनोड बस बिल्कुल प्योर बन गया, वैसा नहीं हो रहा है मेरे भाई। अब क्या हो रहा है ना, यहाँ से जो मेरा कॉपर मेटल था वो कॉपर मेटल भी इसके अंदर जा रहा है। अगर मान लो 4 ग्राम का कॉपर मेटल इसके अंदर गया तो CuSO4 में से 4 ग्राम का कॉपर इसके ऊपर जाना शुरू हो गया। तो कुछ नहीं है, वो CuSO4 में यहाँ से जब एक्स्ट्रा का कॉपर आता है तो ये वाला जो एक्स्ट्रा का कॉपर है वो जाके मेरा कैथोड के ऊपर लगना शुरू हो जाता है। धीरे 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 करके एनोड पतली होना शुरू हो जाती है और कैथोड मोटी होना शुरू हो जाती है। कैथोड पे प्योर कॉपर चिपकते जाएगा, एनोड में जो कॉपर, जो अच्छा कॉपर था वो अंदर गया, उतना इक्विवेलेंट कैथोड पे गया। इम्प्योरिटी जो थी वो या तो घुल गई या एनोड मड जैसी हो गई। समझाई चीज़ें क्या हुई है, पक्का। तो बेटा ये आप लोगों का क्या था, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग था। हम जहाँ जो वर्ड आया वहाँ पे हो जाता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़। तो एक है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, वो ये था। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, तो ये देख वो ये था। बेटा देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में आप लोग क्या कर रहे हो, एक मेटल ऑक्साइड या मेटल क्लोराइड जो मोल्टन स्टेट में है उसको रिड्यूस कर रहे हो मेटल में, और बचे क्लोराइड या ऑक्साइड में। रिफाइनिंग में तुम लोग रिफाइन करो, यहाँ से तुम करके आए थे, उसके बाद में और नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिफाइनिंग करो से बिल्कुल ही प्योर मिल जाए, जो गिट्टी मिट्टी पुट्टी जो बची होगी छोटी मोटी घुसी हुई वो सब चीज़ें हट जाए, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिसिस जो था वो पानी के अंदर बिजली का, हाँ ठीक है, समझा माँ। तो दिस वॉज वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैड टू डिस्कस। जो रह गया था वो अपन ने कर लिया है, रह गया था इन्हें किया था बट रिविजन होना रह गया था। कार्बन के अंदर का वैसे मेरे हिसाब से अपने रिएक्शंस कई बार कर चुके हैं, बट चल एक और बार कर लेते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं पूछेंगे। सुन 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 11:30 को लेते हैं, 32 देते हैं उसको, तू टेंशन लेना, ठीक है ना। तू मैं और ये छोटी, इसको छोटी को भी ले चलने का मारने के लिए, उसको ये क्या मारेगी बे कहीं में। ध्यान दो अभी केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा, पहले ये चीज़ प्लीज समझ लो, हाइड्रोकार्बन को अगर मैं हीट करता हूँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट एनर्जी मिलती है, ठीक है।
तो वही कार्बन के कंपाउंड करूंगा, हीट एंड लाइट एनर्जी मिल रही है। जब एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन याद है सब सिंगल बॉन्ड्स वाले, उसको मैं सफिशिएंट ऑक्सीजन में बर्न करता हूं तो मुझे ब्लू एंड क्लीन मतलब क्लीन फ्लेम मिलती है, जो अपन लोग गैस वैस जब लाते हैं सिलेंडर पे वो वाले इस पे कम। बट ये अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंस है, ठीक है, उसमें कितना भी ऑक्सीजन दे दूं तो भी वो क्लीन फ्लेम नहीं कर पाता है, ठीक है, उसमें येलोइश फ्लेम आना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ उसके ऊपर अगर मैं ये रख दूंगा कुछ कंटेनर तो उसे काला 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 होना शुरू होता है, वैसे ही काजल बनता है, ठीक है ना, सूजी डिपोजिशन आना शुरू हो जाते हैं। समझ आता है क्या हुआ है? वही अगर मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं दूंगा ना तो वहाँ पे भी सेम चीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ढंग से बर्न होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? सफिशिएंट ऑक्सीजन और सप्लाई की ज़रूरत है। तो यही जब गैस सिलेंडर पे हमारा करते और अच्छी फ्लेम नहीं आ रही या फिर हमारे पतीले काले होना शुरू हो गए तो गैस का जो इनलेट वाला जो पार्ट है वो उसको अपने को क्लीन करवाना पड़ता है कि वहाँ पे शायद से कुछ कचरा वचरा घुस गया हो, तो उस कारण से हमारा सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। नेक्स्ट चीज़ एक है बेटा, अगर मैं ऑक्सीजन इथाइन होता है C2H2, वैसे ये है क्या अनसैचुरेटेड, बट इनको मैं 3000 डिग्री के टेम्परेचर पर अगर बर्न करता हूँ तो वो क्लीन फ्लेम देती है, उसको बोलते हैं मतलब ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, ठीक है। यहाँ तक ये सब बढ़िया लाइफ में अपने। नेक्स्ट बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन का तो समझा हुआ है हमें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वही चीज़ दिया हुआ है, हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट। KMnO4 को क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेशियम परमैंगनेट, और K2Cr2O7 को पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये पता है तुझे थोड़ी बहुत? हाँ ठीक है, यहाँ तक क्या हो रहा है भाई लोग? ये देखो अब यहाँ पे पूरी रिएक्शन नहीं दी गई है, ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है, पगलाना मत, तुमको है ही नहीं बैलेंस रिएक्शन लिखने का कुछ भी इसके अंदर। यहाँ तक सब कुछ बढ़िया है लाइफ में अपने। नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन एक तरीका है जिसमें से हम लोग अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं बाय हाइड्रोजन को ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ठीक है। अब ये जो आर्स दिए हुए आपके रिएक्टेंट साइड में, मतलब वो बोल रहे हो कुछ भी हो सकता था, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उसका टेंशन मत लो। उसमें अगर मैंने एडिशन रिएक्शन किया है तो वो क्या बना देगा, ऊपर तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ का और उसी जगह पे हाइड्रोजन आना शुरू हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर मैंने कहाँ पढ़ा था या 11-12 में देखा था या मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है। एक मुझे अच्छा क्वेश्चन याद आ रहा है, बताओ बेंजीन में मैं अगर एडिशन रिएक्शन करूँगा तो क्या बन जाएगा? ये मुझे लगता है 10th में ओसवाल के कोई पेपर में देखा है कभी, तो इस साल तो नहीं, पिछले। गलत, वो तो क्वेश्चन में था बेंजीन। बेंजीन में कितने कार्बन से बेटा? C6H6 का अपना स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, पास में हो और बहुत दूर हो बेटा तुम लोग, ये था। अब बाद में बेटा वो तुम रिंग कैसे तोड़ दिए, उसकी रिंग तो रहेगी ना, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा वो। समझा ये चीज़ क्या हो रही है? पहले बेंजीन था, बाद में टूट के क्या बन जाएगा वो? साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। टूट के नहीं ना, वो किससे? एडिशन रिएक्शन से। फेयर इनफ है चीज़? यस, वैसे यस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब आप लोगों को इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन दिया हुआ है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल लॉन्ग अनसैचुरेटेड हाइड्रो का चेन ऑफ कार्बन रहता है जो हेल्दी रहता है, एनिमल फैट सैचुरेटेड रहता है वो अच्छा रहता है। फालतू के चोचले बस रट लेगा, ठीक है, अपने को घर पे बैठ के नहीं खोलना अमूल की फैक्ट्री। तो वो तो बस बता रहा है कि ये ऐसा होता है, तेरे को हार्मफुल बनाना है, टेस्टी बनाना तेरे पे है, उसने बस वो बताया हुआ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। पर इंडस्ट्री में लोग तेरे हेल्थ से ज़्यादा खुद के प्रॉफिट के ऊपर ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, बेस्ट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता होता है हाइड्रोजन को निकाल के क्लोरीन लग जाता है। ये कब होता है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन होता है, रिएक्शन कैसा वाला हो गया है? फोटोलिटिक हो गया है। पर ये क्या डिकम्पोजिशन है क्या? नहीं, ठीक है ना, ये जाना फोटोलिसिस बोल दे भले तुम लोग, पर डिकम्पोजिशन नहीं है ये। तो देखो CH4 था, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गया, CH3Cl तो HCl हुआ। अब और देर रिएक्ट करोगे तो एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो जाएगा इसके अंदर, तो CH2Cl2 बन जाएगा, ठीक है। और देर रखोगे एक और हाइड्रोजन निकलेगा क्लोरीन, और देर रखोगे CCl4, समझा। बट हमको स्ट्रेस नहीं उठाना इस चीज़ का। यहाँ तक कोई इशूज़ है, ये बेसिक रिएक्शंस हुए हैं। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह, वो तुम देख के कर सकते हो। अब देखो रिएक्शन इसके भी देख लो,
अल्कोहल विथ Na रटना पड़ेगा बेटा, CH3CH2OH प्लस Na CH3CH2O Na प्लस हाइड्रोजन। CH3CH2ONa को क्या बोलते हैं अपन लोग, सोडियम इथॉक्साइड। अब माँ मेरी, सोडियम अल्कोहल क्या होती तू, हाँ ठीक है। इसके सिवाय ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं एक अल्कोहल को हॉट कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कितना हॉट, अप्रोक्सीमेटली 443 केल्विन, ये लिखना जरूरी है रिएक्शन में, मैंने आप मेंशन किया हुआ है, या तो कहीं मेंशन करे तो भी चल जाएगा, कि टेम्परेचर पर अगर बर्न करूंगा तो मुझे मिल जाएगा इथीन C2H2, ठीक है ना, C2H4 सॉरी, तो वाटर। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नहीं ये डिहाइड्रेशन हो जाता है, क्यों हो जाता है, उसमें पानी चूस लिया मैंने, इसके लिए समझे, चीज़ बाद में करना। यहाँ तक ठीक है, यहाँ पे H2SO4 रिमूव करता है वाटर, इसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोला जाता है। फिर ये इथेनोइक एसिड वगैरह का, ये आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह सब पता है, ठीक है। यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, बट तुम लोगों को बनाने को आएगा नहीं, तो सिंपल सा ये चीज़ ध्यान रख लो, क्या, अल्कोहल और एसिटिक एसिड, यानी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को इन प्रेजेंस ऑफ मैं कोई एसिड रिएक्ट करता हूँ तो मुझे क्या बना के देता है वो, ईस्टर प्लस वाटर। ये ईस्टर को फिर से अगर मैं रिएक्ट करूंगा NaOH के साथ में तो दारू वापस मिल जाएगी, दारू का इशू नहीं आता है, यानी अल्कोहल CH3CH2OH मुझे प्रॉपर मिल जाएगा, और जो मेरा एसिड जो था वो अलग मिल जाएगा। तो बेटा ये तरीके से ही ना हम लोग एक्चुअल में हमारा सोप बनाते हैं, तो इसीलिए इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते, ऊपर वाले को ईस्टरिफिकेशन, नीचे वाले को सैपोनिफिकेशन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन जैसी लग रही है, समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मस्ती कर सकते हैं अपन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। हाँ बोल माँ। हाँ हाँ वही वही बोल रहा हूँ मैं, हाँ वो दिया हुआ गलत था, हाँ वो कुछ इतना स्ट्रेस थोड़ा सा, ठीक है। अब ये देखो सिंपल रिएक्शंस देखो, अभी वो एसिड था, एसिड प्लस बेस विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ये तुम लोगों को आता है। फिर वो एसिड प्लस कार्बो, क्या वो एसिड का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, वो CO2 उसको सब वो तामझाम कर सकता है। तो डिफरेंसेस देख लेना। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, लाइक सबसे पहले तो इथेनॉल का स्वीट प्लेजेंट स्मेल रहता है, उसका विनेगर जैसा स्मेल रहता है। इसका टेस्ट अगर आप बोलोगे तो बेटा इसका टेस्ट थोड़ा सा बिटरिश टाइप आता है, और उसका बर्निंग फ्लेवर, और इसका रहता है स्टार फ्लेवर, वो मैंने लिखा नहीं है शायद से यहाँ पे, हाँ ठीक है। ये इथेनॉल है, जिसमें लिटमस टेस्ट पे कुछ होगा नहीं, वो एसिड और लिटमस टेस्ट वो फॉलो कर जाएगा। अब इसके बाद में इसको अगर मैं अल्कलाइन KMnO4 का रिएक्ट करूँगा तो मुझे याद है ना, बट इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। इसको अगर मैं कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का रिएक्ट करूँगा तो कुछ नहीं होगा, इसको करूँगा CO2 निकलने वाला है, ठीक है। अब देखो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, हाँ 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 बेटा वो दूसरा वाला भी करता है, बट तेरे को उसका प्रोडक्ट नहीं पता। हाँ नहीं ऐसा मत करो, जो तुमको जितना देता है वह ना उतना ही याद रखना चलो प्लीज़, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में ना अलग यू कैन नॉट फॉर्म अ थंब रूल, वो प्रॉब्लम आ जाता है। तुमने कुछ लिख दिया ऐसा और तुमको जो सिखाया ही नहीं गया, पर गलत निकला, जो मेरे को भी नहीं पता, बट गलत निकल गया, तुम्हारे मार्क्स भी वजह कट जाएंगे। ये सब कुछ फैक्ट्स जो थे वो उठा उठा कर डाले हुए बेटा। हाँ बच्चा बोलो। तो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन में ईस्टर फॉर्म होता है तो उसका रिएक्शन लिख देना। सैपोनिफिकेशन इसका उल्टा रहता है, इसमें एक सोप जैसा फॉर्म होता है, उसका रिएक्शन लिख देना, खत्म, ठीक है। अब देखो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाला पार्ट ये इंपॉर्टेंट है। पहले डर्ट हमें पता है ऑयली नेचर है, वो छोड़ो। सोप का पहले डेफिनेशन समझ लो, इट इज लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका बेसिकली मतलब क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था, CH3 CH2, ऐसे खूब सारे CH2 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 O नहीं COOH, हाँ ये तो था, ठीक है ना। उसकी जगह पे अगर मैंने आखिरी में Na लगा दिया या K लगा दिया, हाइड्रोजन हटा के लगा दिया मैंने, ये बनना शुरू हो जाएगा मेरा क्या, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड। तो अब देखो ये अभी के लिए इसको मैं ऐसा ऐसा दिखा रहा हूँ, ये मेरा पोटेशियम या सोडियम का आयनिक पार्ट है, ये बचा हुआ जो टेल है मेरा लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक का वो बचा हुआ पार्ट का है, ठीक है। ये पानी से डरता है, हाइड्रोफोबिक होता है, ये पानी से प्यार करता है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो ये भाई जाके पानी के अंदर डुबकी मार देता है जब पानी मिला, ये पानी से दूर रहता है, तो जा जाके ऑयल के पास चिपकना शुरू हो जाता है।
उस कारण से एक मिसल फॉर्म हो जाता है जहाँ पे बीच में ऑयली डर्ट जो होती है हमारी वो होती है। फिर जब हम पानी को निकालते हैं तो जो सर डुबकी मारा हुआ है, अगर सर आगे अगर डुबकी मारे हुआ जाएगा तो टेल को लेके जाएगा। अब क्योंकि ये टेल ने इसको बिल्कुल एनकम्पास करके रखा हुआ है तो उसको लेके वो बाहर निकल जाता है। दैट इज़ हाउ ये वर्क करता है। बट अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है ना, यही पानी अगर मान लो हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर मतलब टैप वाटर, कई बार जो अपने एनएमसी आता है उसके अंदर सॉल्ट पहले से होते हैं, किसके, कैल्शियम के या मैग्नीशियम के। तो वो जाते ही सोप तुमने डाला तो वो ये ऑयल का जाने नहीं देते, पहले खुद रिएक्ट कर जाते हैं और एक इनसॉल्युबल स्कम बना लेते हैं। तो ये मिसल जैसा जो है वो फॉर्मेशन, इमल्शन जो है ये फॉर्म नहीं हो पाता है हमारा, तो झाग नहीं आता तो हम लोग निकाल नहीं पाते हैं। तो उससे बचने के लिए या तो आप लोग हार्ड वाटर को रेगुलर वाटर में कन्वर्ट करो। वो कैसे करेंगे हम लोग, हार्ड वाटर को क्या कहते हैं सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करेंगे। नहीं बेटा सिंपल हीटिंग से कर लेना, उसका सॉल्ट वाटर सेपरेट कर लेना, ये हो गया है। और दूसरा तरीका क्या है बच्चा लोग इसके लिए अपना, एक मिनट, दूसरा तरीका ये है अपने पास में शांत, कि हम लोग सोप की जगह पे हम लोग डिटर्जेंट्स यूज़ करना शुरू करें। डिटर्जेंट्स का डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे पहले Na या K यूज़ करते थे, तब वो नहीं, अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिल। उसका फ़ायदा क्या हो जाता है बच्चा लोग, वो रिएक्ट ही नहीं करते हार्ड वाटर के साथ में। तो हार्ड वाटर लाओ, हार्डर वाटर लाओ, हार्डेस्ट वाटर लाओ, अभी रिएक्ट नहीं करने से फ़र्क क्या पड़ रहा है, वो अपना वो अलग सिस्टम कर रही है अपना। ऑयल के पास जाएंगे, डुबकी मारेंगे, सर अंदर पैर बाहर और लेके निकलेंगे बाहर। ये समझा तुम लोगों को। सब डिटर्जेंट ही क्यों नहीं यूज़ कर लेते हैं, डिटर्जेंट सिर्फ नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा ख़राब करे जा रहे हैं, इसलिए हर चीज़ में हम डिटर्जेंट यूज़ नहीं करते हैं। दूसरे वो एक्सपेंसिव भी होते हैं, हाँ उनका रिएक्शन क्विकर होता है बट वो एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तब देखो इनके बीच में डिटर्जेंट का है, सोप का पक्का भगवान का सामान वाला है, ये बनाना फिर टम 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 टम, बिल्कुल कई बार पूछा गया है, इसमें क्या डिफिकल्ट है, तो मैं बना पा रहा हूँ। हार्ड वाटर बनाने को नहीं आएगा बेटा, हार्ड वाटर को में से अपने को अगर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है तो अपन पानी को गर्म करके करते हैं, ऐसा है। जिनका डिटर्जेंट्स नहीं यूज़ करना है तो वो लोग इस तरीके से करते हैं। मशीनें लगती है आजकल तो हार्डनेस कम करने के लिए, कई लोगों के घर पे शार के नीचे को लगा हुआ देखे होगे आप लोगों ने, तो अपने बाल ख़राब होते हैं, उसके अंदर हेयर लॉस का इशू आता है। ये सब नए नए अमीरों के चोचले है बे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टकला तो होना ही आगे, क्या बेटा वो मशीन के अंदर। तो बेटा वो कुछ एक रिफाइनिंग करती है, जो भी सॉल्ट रहता है वो वापस सेटल हो जाता है, मैं थोड़े दिन में उसमें खोल के सॉल्ट निकालता है, वो फिल्ट्रेशन जैसा ही है, ठीक है ना बेटा। अब ये सोप और ये इसका डिटर्जेंट का आप लोग डिफरेंस कर सकते हो, ये थी। अब लास्ट पार्ट मेरे को आना है मैग्नेटिज्म के, मैग्नेटिज्म का मेल क्या था, क्या ये बहुत चीज़ें कटी हुई है, ठीक है, आपके नोट्स में बड़ी दी हुई है पर मेजर चीज़ें कटी हुई है। अब सुनो, आप लोगों को ना दो तरीके करंट होता है, एक AC और एक DC। पहले तो उनका फुल फॉर्म पता चाहिए। AC मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, DC मतलब डायरेक्ट करंट। बेटा देखो अब तुम लोगों को क्योंकि जनरेटर नहीं है इसलिए तुम लोगों को AC का मतलब समझ नहीं पाएगा। तुम लोग अभी के लिए बस इतना समझ लो, ऑल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ टर्न चेंज हो जाती है, रटना ही पड़ेगा, मैं कुछ और नहीं कर सकता। ऑल्टरनेटिंग करंट में है, ऑल्टरनेटिंग करंट में आफ्टर एवरी हाफ टर्न डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाता है, जबकि डायरेक्ट करंट में एक ही डायरेक्शन चलता है, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब क्या कुराड़ी में बन रहा है करंट, उसको अपने घर तक भेजना है तो ऑल्टरनेटिंग करंट भेजेगा वो। क्यों वो इसलिए भेजेगा क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में ऑल्टरनेटिंग करंट में लॉसेस हो जाते हैं, मतलब उसने 10 यूनिट भेजा था, अपने यहाँ आते आते 8 ही यूनिट बचेगा, तो ये लॉस हो जाता है। इसके लिए वो ऑल्टरनेटिंग करंट में भेजता है, डायरेक्ट करंट में बहुत लॉसेस होते हैं क्योंकि, ठीक है रोकड़े। तो देखो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन समझ आ, डायरेक्शन समझ आ गया। डायरेक्ट करंट का एक ही मैग्नीट्यूड रहता है जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होते रहता है। तो उसके लिए ये ग्राफ देखो, यहाँ पे एक ही अमाउंट ऑफ करंट पूरा समय चल रहा है, यहाँ पे करंट कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। ये निगेटिव नहीं है, ये एक्स एक्सिस नहीं समझो इसको, तुम्हारी एक्स एक्सिस कहीं तो भी नीचे होगी, ये टाइम की, और ये यहाँ पे टाइम लिखा हुआ था ग्राफ, उसमें जहाँ से डायग्राम उठाया तो उसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ऑल्टरनेटिंग करंट में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हमारा करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है,
मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तुम छोड़ो। हाँ, करंट वैसी वेक्टर क्वांटिटी बेटा, तो डायरेक्ट बोले या ऑल्टरनेटिंग बोल, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक है, ठीक है। अब एक और चीज़ जो आपको रट के रखना है, इंडिया में जो एसी करंट हमारे घरों पे आता है वो 50 हर्ट्ज। अब हर्ट्ज क्या होता है, तुमको 9th में साउंड चैप्टर कटा दिया तो तुम लोगों को हर्ट्ज ऐसा नहीं पता हो, तो तुम रट के जाओ, HZ 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चलती है। मतलब 1 सेकेंड में 100 बार वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है ना, समझे चीज़। ये छुटकन फुटकन चीज़ें रटनी पड़ेगी, ये डिफरेंस तो रट भी आता है, ये छोटा सा डेटा याद रख लो। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50, ठीक है ना, HZ हर्ट्ज। 1 सेकेंड में 100 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, फाइन यहाँ तक के। अब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पर आ जाओ बेटा, ये बहुत सिंपल सा है। पहले तो हमारे घरों में AC करंट आ रहा है, ये गवर्नमेंट भेज रही है, मान लो अपने ट्रांसमिशन टावर वावर से, अंडरग्राउंड उससे ये आया, तो 2 वायर भेजती है, एक जाता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर। लाइव वायर में से करंट जाता है, न्यूट्रल से वापस से आता है, तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए होता है। अब ये चीज़ें कुछ नोटिस करो बेटा, सबसे पहले फ्यूज़ लगा हुआ है, तो जाने वाले पे फ्यूज़ के मैं सॉकेट्स लगाऊंगा ना, वापस से आने वाले का मतलब ही नहीं है, जाने वाले को रोकना है, आने वाले को क्या रोकूँ मैं, समझा। देखो ये चीज़ क्या बोला मैंने, रोक रहे। तो इसलिए ये देखो, ये जो 2 पॉइंट्स जो बने हुए वो लाइव वायर में बने हुए हैं। ये फिर जाके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गवर्नमेंट के लिए क्या, नमस्ते माँ, ठीक है ना, अपना क्या हो जाता है ये फ्यूज़। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक मीटर, जिससे बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिक मीटर का याद है ना, यूनिट्स किलोवाट आवर वाला बिजली का, ये वो। फिर यहाँ से आता है कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अपने ट्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स वो लगा हुआ है, सबसे पहले करंट वहाँ पे आता है, फिर वहाँ से पूरे के पूरे रूमों में या जगह जगह पे बढ़ता है, ठीक है। अभी के लिए मान लो ये मेरी ट्यूशन ही पूरा पूरा घर है, वैसे नीचे एक मेजर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा हुआ है, उसके बाहर तुम लोग देखोगे पहले वहाँ पे इलेक्ट्रिक मीटर्स लगे हुए, लिफ्ट से जस्ट उतर के लेफ्ट साइड में जो बहुत सारा इलेक्ट्रिक का लगा हुआ है ना, वो तुम्हारे इलेक्ट्रिक मीटर है। उसके बाजू में एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक कहते हैं वो लगा हुआ है, फ्यूज़ लगा हुआ है, और फिर ये पूरे फ्यूज़ के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस लगे हुए, अपने घर पे और फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस लगे हुए हैं, ठीक है। तब ये देखो, एक ये वायर था, एक ये वायर था, ये सब कनेक्शंस कैसे हो गए मेरे, पैरेलल हो गए हैं, ठीक है। अब ये जो है कनेक्शंस, इनके बीच में 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। अपने प्लग लगाया, सर्किट कंप्लीट किया, गेम ओवर। देखो अभी सर्किट कंप्लीट अगर नहीं है, क्योंकि देखो ये यहाँ पे आके इससे जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे आके इससे जुड़ा हुआ है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो अपन लोग जब प्लग पॉइंट में कुछ घुसाते हैं 2 मेटल के, तो वो अंदर आके सर्किट कंप्लीट रहता है, इसीलिए ये यहाँ पे फिर करंट आता है और ये ऐसा निकलना शुरू होता है, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर पता चल गया, लाइव वायर रेड कलर का, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अर्थिंग वायर। अब अर्थिंग वायर अपने को हर डिवाइस के लिए ज़रूरत नहीं होती है, समझ लो ये बेसिक से मोबाइल चार्जिंग वगैरह कर रहा हूँ मैं, तो उसमें मुझे अर्थिंग वायर कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती है, उसके अंदर अर्थिंग का पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अर्थिंग का मेजरली कंसेप्ट ये है कि कभी कभी क्या होता है, डिवाइस है ना हाई करंट आता है, और वो डिवाइस ऐसा हो सकता है जिसके कुछ माल फंक्शनिंग के कारण वो करंट शिफ्ट हो जाए काय के ऊपर, तुम्हारे मेटेलिक पार्ट पे शिफ्ट हो जाए, तो गलती से अगर मैं उसको छूऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे को बहुत बड़ा झटका बैठेगा और मैं करंट के कारण क्या हो जाएगा मेरा, मैं मर सकता हूँ। तो उससे बचने के लिए हम लोग वो मेटल पार्ट जो रहता है अर्थ का, अरे वो ऑब्जेक्ट का, उसको लेके एक अर्थिंग स्लॉट में डाल देते हैं, और वो अर्थिंग स्लॉट के अंदर एक ग्रीन कलर का वायर पैसे दिख रहा है, वो ग्रीन कलर का वायर जाके अर्थ के अंदर डीप इसमें मेटल पे लगा हुआ रहता है। तो जैसे मेरा वायर और ये वायर मेरा, तो सर्किट कंप्लीट जैसा हो गया। अब जैसे ही वो हुआ, उससे क्या होता है, अब अगर करंट आ गया मेरे कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो करंट फटाफट अर्थिंग वायर से अर्थ के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, और तो झटका नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है, इतना बड़ा। अपन जब छुएंगे अपने को झटका पड़ेगा, कुछ पार्ट ऑफ करंट अपने को लगेगा, बट इतना ही लगेगा कि शायद हम मर जाए। हाँ, झटका बैठ के अपनी तबीयत खराब हो सकती है, हार्ट अटैक आके फिर मर सकते हो, बट एकदम से जो पहले हो रहा था उससे कम से कम डाइल्यूट वर्जन हो जाएगा। समझा आता है क्या हुआ है। अर्थिंग वायर रहता है हमारा कौन से कलर का, ग्रीन कलर का। अब बिल्कुल डायग्राम भी आ सकता है इसका, हाँ बिल्कुल आता है बेटा एक्सप्लेन करने को, ठीक है। अब लास्ट पार्ट ये सुन लो बेटा, अब एक्सप्लेन, मेक, ड्रॉ, सब छाप सब आता है, ठीक है ना। अब देखो, अब बेटा आप लोगों ने कई बार सुना होगा घर में इलेक्ट्रिक के कारण आग लग गई, जिसको हम लोग मेजरली शॉर्ट सर्किटिंग से आग लग गई बोलते हैं। रियल लाइफ में क्या होता है मैं समझो, शॉर्ट सर्किटिंग एक कॉज है ओवरलोडिंग का। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, रिक्वायर्ड से ज़्यादा करंट अगर आया तो जूल्स ऑफ हीटिंग के कारण हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस अगर हो रही है तो वो आग पकड़ लेगा। यहाँ तक लाइफ सेट है अपनी, पक्का है। तो वही चीज़ के बारे में ओवरलोडिंग कहता है, एक्सेसिव जब करंट आना शुरू हो जाता है, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा, तो हीटअप होना शुरू होता है, तो उस कारण आग लग सकती है।
सर नहीं सर हमने फ्यूज़ तो लगाया था ना, कभी कभी अगर फ्यूज़ वर्क नहीं कर रहा है या डिफ़ॉल्ट फ्यूज़ था या पे फ्यूज़ से क्रॉस होने के बाद में एक जगह पे ज़्यादा करंट अक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, तो ये होता है। तो उसके कॉजेज़ बताए जा रहे हैं। पहला उसका कॉज है शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या होता है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर एक दूसरे को टच करते हैं, मतलब लाइव वायर न्यूट्रल वायर वैसे पूरा समय टच किए हुए बट उनका इंसुलेशन किया हुआ है, इंसुलेशन अगर हट गया और कॉपर पार्ट उनका टच कर गया तो क्या होगा, फ्री फ्लो ऑफ करंट हो जाएगा, क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस हो गया, फटाफट फटाफट करंट फ्लो होना शुरू होगा, ज़्यादा करंट ज़्यादा हीट तो आग लगने के चांसेस होते हैं। ये क्यों हो जाता है, या तो आप लोगों ने ढंग से इंसुलेशन नहीं किया था, या चूहे कुतरना बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर है इस चीज़ का। चूहे ने कुतरा वायर, वो हो गया, फिर कोई और चूहे किसी कभी और आके कहीं और बाजू का भी कुतर दिया और टच कर गया, शॉर्ट सर्किट, ईजिली फट से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, ये समझाया तुम लोगों को। हाँ चूहे को मार देगा बेटा, मतलब तू टेंशन मत ले। ठीक है, नेक्स्ट, या तो अप्लायंस ही फॉल्टी था, जब अप्लायंस बन के आया था तो उसमें इशू था। कई बार ऐसा होता है आप लोग कुछ खरीदते हो, आप प्लग पॉइंट पे लगाते हो, ऑन किया, फट से अपने घर की लाइट चली गई, फ्यूज़ गिर गया जो बोलते हैं अपन लोग, वो फ्यूज़ कंसेप्ट पड़ा हुआ है। पहले फ्यूज़ मेल्ट हो जाता, अब स्प्रिंग के ऊपर वर्क करता है, फ्यूज़ गिर गया बोलते हैं अपन उसी को। ठीक है, वो हो सकता है। नेक्स्ट, कभी कभी गवर्नमेंट के साइड में कुछ एरर आ जाता है, कुछ फॉल्ट आ जाता है, जिस कारण से एक्सेसिव करंट उनके एंड से आना शुरू हो जाता है, तो एक्सीडेंटल हाइक इन वोल्टेज ऑफ सप्लाई रहेगा, तो वी अगर बढ़ गया है तो मेरा आई भी तब बढ़ जाता है। ठीक है, और लास्ट वाला, अगर मैंने एक एक्सटेंशन बोर्ड पे कई सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगा दिए तो उससे क्या होने वाला है बेटा, एक्स्ट्रा करंट आना शुरू हुआ, करंट ज़्यादा अगर आ रहा है तो वायर हीटअप होना शुरू हो जाएगा। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? हाँ बेटा बोलो। फ्यूज़ को हमेशा अपन सीरीज में लगा दे बेटा, क्योंकि तू पैरेलल में लगाएगी तो ऑल्टरनेटिव पाथ ऑफ करंट ढूंढ के फिर चल जाएगा, ऐसा है, वो पैरेलल आएगा। यस, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे जो मुझे छुटकन फुटकन चीज़ें बतानी थी वो होती है ख़त्म।